ध्यान देंगे। अभी क्लास 7 के सिविक्स के हम लोग पाठ 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा। वीडियो मिल जाएगा। जिन भैया बहनों को मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है वह परेशान नहीं होंगे। इसका वीडियो तैयार किया जा रहा है। क्लास समाप्ति के बाद भैया बहनों को ये आते रहेगा। आज सिविक्स के पाठ 2 का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ 2 आपका है लोकतांत्रिक संस्थाएं। हालांकि इससे पूर्व ही इसके कुछ वीडियो को भेजा गया है आपके पास। इस पाठ की पढ़ाई हुई है। इसको अभी आप लोग पुनरावृत्ति के तौर पर भी ले सकते हैं। तो चैप्टर हम लोगों का है लोकतांत्रिक संस्थाएं। तो ये हम लोगों को ध्यान करना है कि इस चैप्टर में लोकतंत्र की कुछ मूलभूत बातों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से संचालित होती हैं, कौन कौन से इसकी विधियां हैं, कौन कौन से इसकी पद्धति है, सारी बातों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले चर्चा है सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार। तो क्या है ये सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार? नाम से ही स्पष्ट है, इसके हेडिंग में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सार्वजनिक, जो सबके लिए उपलब्ध हो। तो क्या सबके लिए उपलब्ध हो? तो मताधिकार, मत देने का अधिकार। अर्थात न जाति, न भाषा, न धर्म, न लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं हो रहे थे। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के संबंध में लोकतांत्रिक शासन में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अभी तुरंत स्पष्ट किए हैं कि सार्वजनिक, जो सबके लिए उपलब्ध हो, न इसमें जाति, न भाषा, न धर्म, न लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। हर नागरिक के लिए समान रूप से मत देने का अधिकार जहां उपलब्ध हो, जिस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था दी गई हो, वही व्यवस्था सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार कहलाती है। तो अर्थ इसका स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार क्या है। अब इसी का एक अगला पार्ट है महत्व। किसका महत्व? तो सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का महत्व। क्या महत्व है, इस बारे में बताना है कि लोकतांत्रिक शासन जो है वह समानता पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक शासन संविधान सम्मत होता है। संविधान के आधार पर ही व्यवस्थाएं की जाती है, बनाई जाती है। तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को, किसी संस्कृति विशेष को, किसी भाषा भाषी को अगर मत देने से रोक दिया जाए, तो ऐसे लोगों को यह महसूस होगा कि हम इस शासन का हिस्सा नहीं हैं, हम उससे उपेक्षित हैं, यह व्यवस्था हमारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शासन के प्रति उनके मन में जो सम्मान का भाव होना चाहिए, उसका अभाव होगा। और ऐसी स्थिति में वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य पहलू है। बगैर इसके लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे चुनाव और उसका महत्व। अभी तुरंत बताए हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सबसे पहली शर्त है, क्योंकि आप इस चैप्टर के पूर्व भी जो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें देखा था कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा ही संचालित ये शासन प्रणाली है। तो अब स्वाभाविक है कि जो व्यवस्था जनता के ऊपर ही निर्भर है, उस व्यवस्था में शासन व्यवस्था कैसे चले। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए आज जनता डायरेक्टली भाग नहीं ले सकती है शासन में, क्योंकि पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। विशाल जनसंख्या आज हर देश झेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में
हर लोग, हर व्यक्ति, हर नागरिक शासन में प्रत्यक्षतः भागीदारी करे, ये संभव नहीं है। इसलिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों को चुन करके, चाहे वह राज्य स्तर की बात हो तो राज्य विधानमंडल में भेजते हैं, और केंद्रीय स्तर की बात हो तो संसद में भेजते हैं, और वही प्रतिनिधि हमारी ओर से शासन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार की जो बात आप देखते हैं, तो यह कैसे संभव होता है? ये चुनाव के माध्यम से संभव होता है। बगैर चुनाव के इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती है। विश्व में एक देश है स्विट्जरलैंड, छोटी जनसंख्या वाला देश है। उसकी भौगोलिक संरचना उस रूप में है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सफल संचालन हो पा रहा है, लेकिन अन्य देशों में इस प्रयोग को नहीं अपनाया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चुनाव आयोग के कार्य। तो जिस व्यवस्था में चुनाव की अनिवार्यता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मन में ये प्रश्न आ सकता है हम लोगों का कि इस चुनाव को कौन देखेगा, कौन करवाएगा चुनाव, इसकी व्यवस्था कौन देखेंगे? तो भारत में एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है, एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया है। वह विभाग है चुनाव आयोग। आप उसे चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के नाम से भी आप बोलते हैं, पुकारते हैं, ऐसी चर्चा होती है। तो चुनाव आयोग चुनाव के विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने का काम करता है। इसके अनेकानेक कार्य हैं, इसकी चर्चा हम लोग क्रमशः करने जा रहे हैं। कुछ एक बिंदुओं में इसकी चर्चा हम करेंगे। हो सकता है कि आपको यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखे, लेकिन जब वीडियो भेजा जाएगा तो आप बिल्कुल इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। तो चुनाव आयोग के कार्य: संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संपादन। हम लोग के देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जब आप ऊंची कक्षा में पहुंचेंगे, क्लास 10th में जाएंगे, तो क्या है संघीय व्यवस्था, इस बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन अभी संक्षेप में जान लें कि संघीय व्यवस्था में शासन कम से कम 2 स्तर पर जरूर संचालित होता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। तो केंद्र स्तर पर हम लोग संसद का चुनाव करते हैं, जिसे आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के लिए हम अपने सांसदों का चुनाव करते हैं अपने क्षेत्र से। और अगर राज्य स्तर की विधायिका से संबंधित बात है तो हम लोग विधानसभा के लिए सदस्यों का चयन करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य संसद एवं राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव को संपादित करने का काम, देखरेख करने का काम चुनाव आयोग ही करता है। जिस चुनाव पर हमारे देश की सारी व्यवस्था निर्भर है, जिस व्यवस्था पर हमारे राज्य की व्यवस्था संचालित होती है, उसके प्रतिनिधियों को चुनने का काम, उसको आगे लाने का काम चुनाव आयोग का ही है। इस कारण से हम लोग ये समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग का यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं चुनाव आयोग के कार्य के संबंध में, यह है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट आप जिसको कहते हैं। मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन। मन में आ सकता है कि वोट करने के लिए कौन जाएंगे? क्या उस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति वोटिंग के लिए पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक जिनका उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है, वही वोटिंग कर सकते हैं, वही उस क्षेत्र में जाके वोटिंग करेंगे। तो मतदाता सूची बनाने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग इस मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन भी करने का काम करता है। आपके मन में हो सकता है कि भाई ये संशोधन की क्या आवश्यकता है? तो इसके पीछे कारण है कि कुछ एक ऐसे मतदाता होंगे जो कि इस चुनाव में 18 वर्ष की आयु के नहीं हैं, लेकिन अगले चुनाव में हो सकता है उनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है? तो मतदाता के रूप में उस सूची में डालना है, ताकि वह नए मतदाता के रूप में आकर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सके।
दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कुछ मतदाता ऐसे थे जो कि पिछले चुनाव में तो उन्होंने वोट किया, लेकिन हो सकता है उस वोटिंग के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके नाम को हमें ढोना नहीं है, वह नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। तो कौन हटाते हैं? तो ये हटाने का काम भी चुनाव आयोग का ही है। तो दो कार्य को हम लोगों ने देखा। तीसरा कार्य है चुनाव आयोग का राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे देश में हैं। फिर पुनः मैं आपसे कहूँगा कि राजनीतिक दल कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये सब फिर ऊंची कक्षाओं का विषय है। लेकिन संक्षेप में जान लें कि हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। अनेकानेक राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में कार्य कर रही है। निर्वाचन आयोग के समक्ष 750 से भी अधिक चुनाव राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण है। तो ये सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इनको मान्यता किसने दिया? तो चुनाव आयोग ने दिया। कुछ एक ऐसे मापदंड हैं जिस आधार पर कुछ पार्टियों को राज्य स्तर अर्थात क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका जनाधार पूरे भारतवर्ष में है, बहुत सारे राज्यों में है। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ही देता है। इसी में एक बिंदु और भी रह गई है कि चुनाव चिन्ह का आवंटन, किस राजनीतिक पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए, इसका भी कार्य निर्वाचन आयोग का ही है। मन में हो सकता है कि चुनाव चिन्ह की क्या आवश्यकता है, अगर चुनाव चिन्ह नहीं रहे तो क्या दिक्कत है? तो ये आपको जानना चाहिए भैया बहन कि हमारे देश में बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो कि अशिक्षित है, जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन वह चुनाव चिन्ह, जैसे अब कमल का फूल छाप देखता है तो समझ जाता है कि ये चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का है। हाथ छाप देखता है तो समझ जाता है कि ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो इसी प्रकार की भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है, और यह कार्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद चौथे कार्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता यानी कि ऐसा व्यवहार, ऐसे व्यवहार की नियमावली, ऐसी संहिता जो कि आदर्श हो। किस संदर्भ में आदर्श हो? तो चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है, राजनीतिक पार्टियों को किस प्रकार के कार्य करने हैं और किस प्रकार के कार्य से उनको परहेज करना है, इस प्रकार की बातों की इसमें चर्चा होती है। कितना धन खर्च करना है, अपराधी चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, किस प्रकार के मापदंड होने चाहिए, सारी प्रक्रिया जो है, सारे आदर्श बात इस आचार संहिता में निर्धारित किए जाते हैं, और इसका निर्धारण चुनाव आयोग ही करता है। यहाँ तक की बात की चर्चा हम लोग कर लिए। अब अगले अंश में चुनावी प्रक्रिया की चर्चा है कि चुनाव किस प्रकार से संपादित होता है, चुनावी प्रक्रिया के क्रम में कौन कौन सी बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है चुनाव के तारीख की घोषणा। अब देखिए कि आपके राज्य में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा? तो पहले चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। ये काम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में है। जब उसकी घोषणा होगी, फिर आप देखेंगे कि विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा अपना नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग के जो भी प्रतिनिधि होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, रिटर्निंग अधिकारी होंगे, उनके समक्ष वह नामांकन पत्र जमा करेंगे कि अर्थात मैं चुनाव में भाग लेना चाहता हूं एक उम्मीदवार के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं भाग लेना चाह रहा हूं इस चुनाव में। तो वो अपना नामांकन पत्र कहाँ जमा करेंगे? निर्वाचन आयोग के समक्ष। तीसरी प्रक्रिया है नामांकन पत्रों की जांच। किनका नामांकन पत्र सही है, चुनाव के लिए जो मापदंड हैं उसको पूरा करने में कौन सक्षम है, इस बात को देखना है। तो इस प्रकार की जांच का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर चौथा कार्य है उम्मीदवारों के नामों की सूची को प्रकाशित करना। जो जो उम्मीदवार योग्य पाए गए, सही पाए गए, मापदंड पर सही उतरे, उनका ही नाम प्रकाशित होगा, वही चुनाव में भाग लेंगे।
अभी तुरंत चर्चा की है चुनाव चिन्ह का आवंटन। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। छठी प्रक्रिया है राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र। जो राजनीतिक दल आपके बीच आ रहे हैं चुनाव में, वो ये बताते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मेरी जीत होती है, मेरी पार्टी की जीत होती है, तो आपके राज्य में क्या बदलाव मैं लाऊंगा, देश के लिए मैं क्या करूंगा, समाज हित में क्या कार्य करूंगा, रोजगार के लिए क्या करूंगा। अनेक प्रकार की बातें इस घोषणा पत्र में अंकित रहती है। तो घोषणा पत्र के निर्धारण के बाद फिर है चुनाव प्रचार। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, घर घर लोगों से संपर्क करते हैं, रैलियां करते हैं, पैम्फलेट के माध्यम से प्रचार करते हैं, पोस्टर इत्यादि चिपकाते हैं, टीवी पर डिबेट के माध्यम से अपनी बात जनता तक रखते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है। इसके बाद मतदान, निश्चित तिथि पर मतदान होता है, मतदाता आकर के मतदान करते हैं। उसके बाद मत की गणना होती है और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है, वह विजयी घोषित हो जाता है। और लास्ट बिंदु की चर्चा हम कर रहे हैं, यह बिंदु है चुनाव याचिका। चुनाव याचिका क्या है? कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं, कभी भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करते हैं, मतदाताओं को डराते धमकाते हैं, बूथ कैप्चरिंग की बात हो जाती है। तो ऐसी अगर स्थिति कहीं होती है तो इस स्थिति में जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वह चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव याचिका लाते हैं और चुनाव आयोग इस पर विचार करता है और इसके उपरांत अगर वह इस बात को सही मानता है तो पुनः चुनाव की आदेश दे सकता है अथवा उस याचिका को रद्द भी कर सकता है। आज के लिए यहीं तक भैया बहन, फिर अगली कक्षा में हम लोग आगे के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।